हेलो दोस्तों, मैं हूं के हॉरर और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर एक ऐसी सच्ची सी लगने वाली हॉरर कहानी में जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। आज की कहानी का नाम है रांची बॉर्डर की श्रापित सड़क। ये कहानी झारखंड और बिहार की उस सीमा की है जहां NH-33 का एक पुराना हिस्सा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। एक लाल ट्रक, एक सफेद साड़ी वाली औरत और एक श्राप जो सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। कहते हैं कि रात में अगर आप अकेले उस बॉर्डर को पार करेंगे तो दूर कोहरे में आपको लाल टेल लाइट्स दिखेंगी। ट्रक धीरे धीरे चलेगा, बिना ड्राइवर के, और अगर आप पीछे चल दिए तो आप कभी लौट कर नहीं आएंगे। कहानी शुरू होती है एक ट्रक ड्राइवर विक्रम से, जो सिर्फ अपना माल पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो रांची बॉर्डर की उस श्रापित सड़क पर कदम रख चुका है जहां मौत नहीं बल्कि कुछ और इंतजार कर रहा था। तो लाइट्स बंद कर लो, हेडफोन लगा लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होती है रांची बॉर्डर की श्रापित सड़क। रात के ठीक 11:17 हुए थे। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में रांची से पटना की ओर जाने वाली नेशनल हाईवे 33 पर ट्रैफिक नाम मात्र का था। कभी कभी दूर से कोई ट्रक गुजरता, उसकी हेडलाइट्स कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ जाती, फिर सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब जाता। विक्रम सिंह अपने पुराने टाटा 1613 ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। ट्रक लाल रंग का था। कंपनी ने 15 साल पहले यही कलर दिया था और विक्रम ने कभी दोबारा पेंट नहीं करवाया। लाल रंग अब फीका पड़ चुका था, जगह जगह जंग लगी थी, लेकिन इंजन अभी भी दहाड़ता था। आज का माल था सीमेंट की 200 बोरियां, रांची के एक बड़े गोदाम से लोड करके हजारीबाग होते हुए बिहार के कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाना था। विक्रम 35 साल का था, लंबा चौड़ा कंधा, चेहरे पर हमेशा हल्की दाढ़ी। उसकी आंखें थकी हुई थीं। पिछले 3 दिन से लगातार ड्राइविंग कर रहा था। रेडियो पर पुराने हिंदी गाने बज रहे थे। कभी कभी वह खुद भी गुनगुनाने लगता। आज रात वह अकेला था। उसका पुराना हेल्पर राजू छुट्टी पर गया था। अचानक आसमान में बादल गरजे और बारिश की बूंदें शीशे पर टपकने लगीं। पहले धीरे धीरे, फिर मूसलाधार। वाइपर तेजी से चलने लगे। सड़क पर पानी जमा होने लगा था। विक्रम ने स्पीड कम की। कोहरा भी घना हो गया था। हेडलाइट्स की रोशनी मुश्किल से 30-40 मीटर तक जा पा रही थी। रांची शहर पीछे छूट चुका था। अब चारों तरफ घने जंगल थे। बाएं तरफ नेत्रहाट की पहाड़ियां दूर दिखाई दे रही थीं। दाहिनी तरफ छोटे छोटे गांव। लेकिन इस इलाके को लोकल ड्राइवर रांची बॉर्डर कहते थे। वो जगह है जहां झारखंड और बिहार की सीमा आपस में मिलती है। यहाँ सड़क संकरी हो जाती थी। दोनों तरफ साल के पेड़ इतने घने कि दिन में भी अंधेरा सा रहता था। विक्रम को इस रूट की आदत थी, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा था। रेडियो में सिग्नल कमजोर हो गया था। सिर्फ खरखराहट सुनाई दे रही थी। उसने रेडियो बंद कर दिया। अब सिर्फ बारिश की आवाज और ट्रक के इंजन की दहाड़। अचानक दूर कोहरे में दो लाल डॉट्स दिखे, किसी ट्रक की टेल लाइट्स। विक्रम ने राहत की सांस ली। कम से कम अकेला नहीं था। वह ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। विक्रम ने अपनी स्पीड मिलाई। जैसे जैसे वह करीब आया, उसे अजीब लगा। वो ट्रक भी लाल था, ठीक वैसा ही मॉडल जैसा उसका, टाटा 1613, पुराना वाला। नंबर प्लेट भी लाल बैकग्राउंड पर पीली, लेकिन हेडलाइट्स बंद थीं। सिर्फ टेल लाइट्स चल रही थीं। ये कौन पागल है जो बिना हेडलाइट के चला रहा है? विक्रम ने बड़बड़ाया। उसने हॉर्न बजाया, लंबा तेज हॉर्न, लेकिन सामने वाले ट्रक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। न स्पीड बढ़ाई, न साइड दी, बस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। विक्रम ने स्पीड बढ़ाई। वह ओवरटेक करना चाहता था। जैसे ही वह बराबर आने लगा, उसने साइड मिरर में देखा। सामने वाले ट्रक की ड्राइविंग सीट खाली थी। कोई ड्राइवर नहीं। हेल्पर साइड भी खाली। फिर भी ट्रक सीधी लाइन में चल रहा था। विक्रम का दिल जोर से धड़का। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन सड़क गीली थी। ट्रक फिसला। उसने स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका ट्रक सड़क किनारे एक बड़े साल के पेड़ से टकराया। धड़ाम की आवाज हुई। एयरबैग खुल गया। विक्रम का सिर स्टीयरिंग से टकराया। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया तो बारिश रुक चुकी थी। सिर में तेज दर्द था। विक्रम ने दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसका ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। आगे का हिस्सा कुचला हुआ, रेडिएटर से पानी टपक रहा था, लेकिन वह जिंदा था। सिर्फ माथे पर एक छोटा घाव। चारों तरफ सन्नाटा। कोहरा अभी भी था। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। वो दूसरा लाल ट्रक गायब था।
जैसे कभी था ही नहीं। सड़क पर कोई टायर मार्क्स नहीं, सिर्फ उसका अपना ट्रक पेड़ से टकराया हुआ खड़ा था। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं। यहाँ रांची बॉर्डर के पास सिग्नल हमेशा कमजोर रहता था। वह पैदल चल पड़ा। हाईवे पर कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। दूर जंगल में एक पुरानी हवेली दिखी। बॉर्डर हवेली। लोकल लोग इसे ऐसा ही कहते थे। ब्रिटिश समय की बनी हुई, अब खंडहर जैसी, लेकिन दरवाजा खुला था। विक्रम अंदर घुसा। अंदर घुप अंधेरा। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। दीवारें पुरानी, जगह जगह प्लास्टर उखड़ा हुआ। फर्श पर धूल की मोटी परत। हवा में सड़ांध। सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं। एक कमरे में पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं। एक ब्रिटिश अफसर की और उसके बगल में एक भारतीय औरत की। औरत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें मानो विक्रम को घूर रही थीं। विक्रम ने एक सोफे पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वह चरमराया। उसने फैसला किया कि सुबह होते ही मदद मांगेगा। बाहर निकला तो देखा कि कोहरा और घना हो गया था। वापस अंदर आ गया। रात भर उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। कभी दूर से ट्रक के इंजन की दहाड़, कभी हॉर्न की आवाज, कभी किसी औरत के रोने की आवाज। वह सो नहीं पाया। हर बार जब आंख लगती, उसे लगता कोई उसे देख रहा है। सुबह करीब 6 बजे कोहरा छंटा। विक्रम बाहर निकला। आश्चर्य! उसका ट्रक पेड़ से दूर सड़क किनारे ठीक ठाक खड़ा था, जैसे एक्सीडेंट हुआ ही ना हो। सिर्फ माथे का घाव बता रहा था कि सब सपना नहीं था। वह ट्रक के पास गया। ड्राइविंग सीट पर बैठा। डैशबोर्ड पर कुछ लिखा था, खून जैसा लाल रंग, अक्षर कांपते हुए। वापस मत आना, रांची बॉर्डर तुम्हारा नहीं। विक्रम का शरीर कांप गया। उसने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन एकदम ठीक। वह रांची की ओर भागा, लेकिन उसे पता था यह शुरुआत मात्र थी। वो लाल ट्रक फिर आएगा। विक्रम सिंह ने रांची शहर में अपने छोटे से किराए के मकान में ट्रक पार्क किया और सीधा बिस्तर पर गिर पड़ा। सुबह के 9 बज रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। माथे का घाव अभी भी दुख रहा था और डैशबोर्ड पर लिखा हुआ वो खूनी संदेश उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। वापस मत आना, रांची बॉर्डर तुम्हारा नहीं। वह कई घंटे छत को ताकता रहा। बाहर सर्द हवा चल रही थी। रांची की सड़कों पर क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन विक्रम का मन कहीं और था। आखिरकार दोपहर में वह उठा, नहाया और अपने पुराने दोस्त बलराम के पास पहुंचा। बलराम भी ट्रक ड्राइवर था। दोनों की मुलाकात 10 साल पहले इसी रांची पटना रूट पर हुई थी। बलराम का ठिकाना रांची के नामकुम इलाके में एक छोटा सा ट्रकर्स अड्डा था, जहां ड्राइवर लोग चाय पीते, गप्पे मारते और रात गुजारते थे। अड्डे के बाहर दर्जनों ट्रक खड़े रहते, उनके ऊपर तिरपाल डाले हुए। विक्रम ने अपना ट्रक वहीं पार्क किया और बलराम को ढूंढा। वह एक पुराने लोहे के टेबल पर बैठा चाय पी रहा था। उसके साथ 3-4 और ड्राइवर थे। विक्रम को देखते ही बलराम मुस्कुराया, लेकिन विक्रम के चेहरे की गंभीरता देखकर उसकी मुस्कान मिट गई। क्या हुआ भाई? चेहरा लटका हुआ है। माल नहीं मिला? विक्रम बिना कुछ बोले उसके पास बैठ गया। चाय का गिलास लिया और फिर सारी कहानी सुनानी शुरू की। बारिश, कोहरा, वो दूसरा लाल ट्रक, खाली ड्राइविंग सीट, एक्सीडेंट जो हुआ नहीं, बॉर्डर हवेली में गुजरी रात और आखिर में डैशबोर्ड पर खून से लिखा संदेश। सब चुपचाप सुनते रहे। जब विक्रम ने बात खत्म की तो कुछ देर तक सन्नाटा रहा। सिर्फ चाय की चुस्कियां और दूर कहीं ट्रक के हॉर्न की आवाज। फिर बलराम ने धीरे से कहा, तू बच गया विक्रम। बहुत कम लोग बचकर लौटते हैं उस लाल ट्रक को देखने के बाद। विक्रम ने चौंक कर पूछा, मतलब तू जानता है इस बारे में? बलराम ने इशारा किया कि बाकी ड्राइवर चले जाएं। वे उठकर चले गए। अब सिर्फ दोनों थे। बलराम ने सिगरेट सुलगाई और गहरी कश ली। सुन, ये कोई नई बात नहीं है। रांची बॉर्डर का वो लाल ट्रक कम से कम 40-50 साल से दिखता है। मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन मेरे उस्ताद ने देखा था। उनके उस्ताद ने भी। कहानी एक ही है। विक्रम ने आगे झुककर पूछा, क्या कहानी? बलराम ने आसपास देखा, जैसे कोई सुन न ले, फिर धीमी आवाज में शुरू किया। साल था 1978। उस समय रांची बॉर्डर पर सड़क अभी पूरी तरह पक्की नहीं हुई थी। ज्यादातर कच्चा रास्ता था। एक ड्राइवर था, नाम रामेश्वर महतो, बिहार के औरंगाबाद जिले का रहने वाला। उसका ट्रक भी लाल रंग का टाटा था, ठीक वैसा ही जैसा तेरा। वह सीमेंट, ईंट, सरिया लेकर रांची से पटना और पटना से रांची आता जाता था। रामेश्वर की पत्नी थी सरस्वती। बहुत खूबसूरत औरत थी। गांव में लोग कहते थे
कि रामेश्वर को लॉटरी लग गई थी। सरस्वती हमेशा उसके साथ ट्रक में यात्रा करती थी। हेल्पर की जगह वह बैठती थी। दोनों में बहुत प्यार था। एक रात, दिसंबर की ही रात थी, रामेश्वर रांची से पटना माल लेकर निकला था। सरस्वती साथ थी। बारिश हो रही थी, ठीक वैसी ही जैसी तेरे साथ हुई। रांची बॉर्डर के पास पहुंचे तो कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक रामेश्वर को लगा कि सामने कोई ट्रक आ रहा है। उसने ब्रेक मारा, लेकिन देर हो चुकी थी। दोनों ट्रक टकराए। रामेश्वर का ट्रक पलट गया और पास के गड्ढे में गिर गया। जब लोकल लोग पहुंचे तो रामेश्वर तो बच गया था, लेकिन सरस्वती की मौत हो चुकी थी। उसका सिर ट्रक के डैशबोर्ड से टकराया था। पुलिस ने जांच की। रामेश्वर ने कहा कि सामने से एक और लाल ट्रक आ रहा था, बिना हेडलाइट के। लेकिन कोई दूसरा ट्रक नहीं मिला, न टायर मार्क्स, न कुछ। गांव वालों में अफवाह फैल गई कि रामेश्वर ने जानबूझकर एक्सीडेंट किया। वजह, सरस्वती के गहने और पैसे। रामेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में केस चला। सबूत नहीं थे, लेकिन गांव की पंचायत और लोकल दबाव इतना था कि रामेश्वर को उम्र कैद हो गई। जेल में उसने 3 साल बाद आत्महत्या कर ली। लेकिन उसके बाद से वो लाल ट्रक रांची बॉर्डर पर दिखने लगा, बिना ड्राइवर के। कभी कभी सरस्वती का चेहरा शीशे में दिखता है। जो भी उसे देखता है, उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता है। कोई एक्सीडेंट, कोई गायब, कोई पागल। कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती निर्दोष थी। रामेश्वर ने उसे मारा नहीं था। वो दूसरा ट्रक सच में था, लेकिन वो भूतिया था। पुराना श्राप। ब्रिटिश टाइम में भी इसी बॉर्डर पर एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। शायद वही आत्मा घूम रही है। विक्रम चुपचाप सुनता रहा। उसका गिलास ठंडा हो चुका था। और बॉर्डर हवेली? उसने पूछा। हवेली तो और पुरानी है, बलराम ने कहा। ब्रिटिश अफसर का था। नाम था कैप्टन विलियम्स। उसकी पत्नी भारतीय थी। अफवाह है कि कैप्टन ने उसे मार डाला और हवेली में दफना दिया। तब से हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं। ड्राइवर लोग रात में वहां रुकते हैं तो सुबह या तो पागल हो जाते हैं या गायब। विक्रम ने पूछा। तो क्या करना चाहिए? बलराम ने कंधा उचकाया। रात में रांची बॉर्डर मत पार करना, दिन में कर। और अगर फिर वो लाल ट्रक दिखे तो नजरें नीची कर लेना। हॉर्न मत बजाना, पीछा मत करना। विक्रम घर लौटा। रात में उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार वही सफेद चेहरा याद आ रहा था। उस रात उसने सपना देखा। सरस्वती उसके ट्रक में बैठी थी। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। उसने कहा, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम भी मेरे हो। सुबह जब उठा तो उसका तकिया गीला था, पसीने से या आंसुओं से, पता नहीं। लेकिन एक बात पक्की थी, उसे फिर वहीं रूठ लेना था। अगले 2 दिन में फिर माल लोड करना था, और इस बार वह अकेला नहीं जाने वाला था। उसने राजू को फोन किया, अपना पुराना हेल्पर। भाई, छुट्टी खत्म कर, कल रात को निकलना है, रांची बॉर्डर जाना है। राजू ने हंसकर कहा, चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। विक्रम ने फोन काटा और खिड़की से बाहर देखा। दूर आसमान में काले बादल छा रहे थे। बारिश फिर आने वाली थी। रात के 10 बज चुके थे। विक्रम ने अपना लाल ट्रक एक बार फिर NH-33 पर दौड़ाना शुरू किया। इस बार वह अकेला नहीं था। हेल्पर राजू उसके बगल में बैठा था। 28 साल का नौजवान, हट्टा कट्टा, हमेशा हंसता बोलता। राजू को विक्रम ने पूरी कहानी नहीं सुनाई थी। सिर्फ इतना कहा था कि पिछले हफ्ते एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए सावधान रहना। ट्रक में माल लोड था। इस बार लोहे की सरियां, करीब 18 टन। ट्रक भारी था, इसलिए स्पीड कम। रांची शहर की लाइटें पीछे छूट गईं। अब फिर वही अंधेरा, वही जंगल, वही सन्नाटा। दिसंबर की ठंडी हवा केबिन में घुस रही थी। राजू ने रेडियो ऑन किया। कोई लोकल FM पर भोजपुरी गाना बज रहा था। भाई, आज बारिश नहीं होगी ना? राजू ने पूछा। विक्रम ने आसमान देखा। बादल थे, लेकिन बारिश के आसार कम। पता नहीं, रांची बॉर्डर के पास मौसम बदलता रहता है। राजू हंसा। अरे भाई, तुम भी डरपोक हो गए हो। पहले तो रात दिन ड्राइविंग करते थे। विक्रम चुप रहा। उसका ध्यान सड़क पर था। वह हर पल उस लाल ट्रक की तलाश कर रहा था। रात के 12 बजते बजते वे रांची बॉर्डर के करीब पहुंच गए। सड़क संकरी हो गई थी। दोनों तरफ घना जंगल। दूर कहीं एक उल्लू की आवाज आई। कोहरा फिर से छाने लगा था, धीरे धीरे, जैसे कोई सफेद चादर बिछाई जा रही हो। अचानक विक्रम ने ब्रेक लगाया। दूर कोहरे में 2 लाल टेल लाइट्स दिखीं। ये देख, विक्रम ने धीरे से कहा। राजू आगे झुका। कोई ट्रक है, हमसे धीमा चल रहा है, ओवरटेक कर लो। विक्रम ने स्पीड बढ़ाई। जैसे जैसे करीब आए,
वही पुराना डर लौट आया। ट्रक लाल था, ठीक वैसा ही मॉडल। हेडलाइट्स बंद, सिर्फ टेल लाइट्स जल रही थीं। भाई, इसकी लाइट्स क्यों नहीं जल रही? राजू ने पूछा। विक्रम ने हॉर्न बजाया, छोटा सा। कोई जवाब नहीं। उसने फिर लंबा हॉर्न बजाया। सामने वाला ट्रक न स्पीड बढ़ा रहा था, न साइड दे रहा था। बस सीधी लाइन में धीरे धीरे चलता रहा। विक्रम ने गियर बदलकर स्पीड और बढ़ाई। अब वह बराबर आने लगा था। साइड मिरर में उसने देखा, ड्राइविंग सीट खाली, हेल्पर साइड भी खाली। राजू, देख, केबिन में कोई है। राजू ने शीशा नीचे किया और बाहर झांका। नहीं भाई, कोई नहीं है। ये कैसे चल रहा है? तभी सामने वाले ट्रक का ड्राइवर साइड का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ। कोहरे में एक सफेद चेहरा झलका। लंबे काले बाल, आंखें खाली, होंठों पर अजीब सी मुस्कान। सरस्वती। राजू चीखा, भाई ये क्या है? विक्रम ने ब्रेक मारना चाहा, लेकिन पैर कांप रहे थे। सामने वाला ट्रक अचानक रुक गया। विक्रम का ट्रक उसके बहुत करीब पहुंच चुका था। उसने स्टीयरिंग घुमाई और सड़क किनारे की ओर मोड़ा। ट्रक फिसला, लेकिन इस बार पेड़ से नहीं टकराया। वह जंगल के किनारे रुक गया। दोनों की सांसें तेज थीं। विक्रम ने दरवाजा खोला और बाहर निकला। सामने वाला लाल ट्रक अभी भी सड़क पर खड़ा था। उसका दरवाजा खुला हुआ था। राजू, अंदर रह, विक्रम ने कहा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। कोहरा इतना घना था कि 10 कदम दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी सामने वाले ट्रक पर पड़ी, उसका दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इंजन स्टार्ट हुआ। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। विक्रम पीछे हटा। ट्रक उसके पास से गुजरा। शीशे से फिर वही चेहरा दिखा, इस बार करीब से। सरस्वती की आंखें विक्रम को घूर रही थीं। उसके होंठ हिले, जैसे कुछ कह रही हो, लेकिन आवाज नहीं आई। ट्रक आगे बढ़ा और कोहरे में गायब हो गया। विक्रम वापस अपने ट्रक पर आया। राजू का चेहरा सफेद पड़ गया था। भाई, वो वो औरत, वो भूत थी ना? विक्रम ने कुछ नहीं कहा। ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। लेकिन अब राजू चुप था। गाना भी बंद। कुछ देर बाद राजू ने पूछा, अब क्या करेंगे? वापस लौटें? नहीं, विक्रम ने कहा। माल पहुंचाना है और मुझे पता करना है कि ये सब क्यों हो रहा है। वे आगे बढ़े। रांची बॉर्डर पार हो चुका था। अब बिहार साइड शुरू हो रही थी। लेकिन विक्रम को लगा कि सरस्वती का चेहरा अभी भी साइड मिरर में दिख रहा है। रात के 2 बजते बजते वे एक छोटे से ढाबे पर रुके। ढाबा बॉर्डर ढाबा कहलाता था, ठीक सीमा पर। वहां कुछ और ट्रक खड़े थे। विक्रम और राजू चाय पीने अंदर गए। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था। नाम था मुन्ना चाचा। उसने दोनों को देखा और मुस्कुराया। रात में आए हो? सावधान रहना, इस इलाके में लाल ट्रक दिखता है। विक्रम ने चौंक कर पूछा, आपको भी पता है? मुन्ना चाचा ने गंभीर होकर कहा, सबको पता है भाई, लेकिन कोई बात नहीं करता। जो देखता है वह या तो चुप हो जाता है या गायब। राजू डर गया। चाचा, हमने देख लिया, अब क्या होगा? चाचा ने एक ताबीज निकाला और राजू के गले में डाल दिया। ये रखो और सुबह तक यहीं रुको, रात में आगे मत जाना। विक्रम ने मना किया, हमें पटना पहुंचना है। चाचा ने सिर हिलाया, जिद मत करो, सरस्वती गुस्से में है, उसका बदला अधूरा है। विक्रम ने पूछा, बदला? किससे? चाचा ने चारों तरफ देखा और धीरे से कहा, रामेश्वर से तो लिया, लेकिन असली गुनाहगार कोई और था। कहते हैं एक लोकल ठेकेदार था जिसने रामेश्वर को फंसाया। उसके वंशज आज भी इस रूट पर ट्रक चलाते हैं। शायद तू उसी खानदान का है विक्रम। विक्रम हंसा, नहीं चाचा, मैं बिहार का नहीं हूं, मैं तो उत्तर प्रदेश का हूं। चाचा चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में शक था। रात ढाबे पर ही गुजरी। राजू सो नहीं पाया, विक्रम भी नहीं। सुबह होते ही वे निकले, लेकिन राजू की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे बुखार आ गया, सिर दर्द और बार बार वही सपना, सरस्वती उसे बुला रही है। विक्रम ने ट्रक रोका और राजू को पास के एक छोटे अस्पताल में भर्ती कर दिया। डॉक्टर ने कहा, तनाव है, आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन विक्रम को पता था ये तनाव नहीं, कुछ और था। वह अकेला फिर रांची लौटने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में फिर वही कोहरा, फिर वही लाल टेल लाइट्स। इस बार ट्रक उसके पीछे था। विक्रम ने स्पीड बढ़ाई। ट्रक भी बढ़ाता गया। साइड मिरर में सरस्वती का चेहरा साफ दिख रहा था। वह मुस्कुरा रही थी। विक्रम का ट्रक दौड़ रहा था, लेकिन उसे लगा अब भागने से कुछ नहीं होगा, उसे सामना करना होगा। विक्रम ने राजू को हजारीबाग के छोटे से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया और फिर अकेला रांची की ओर वापस चल पड़ा। दोपहर के 2 बज रहे थे।
लेकिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे। सड़क सूनी थी। ट्रक का इंजन सामान्य दहाड़ रहा था, लेकिन विक्रम का मन शांत नहीं था। राजू की हालत देखकर वह परेशान था। डॉक्टर ने कहा था कि बुखार 104 डिग्री तक पहुंच गया है। आंखें लाल, शरीर कांप रहा है और बार बार बड़बड़ा रहा है। वो औरत, वो मुझे बुला रही है। लाल ट्रक, रांची बॉर्डर। विक्रम ने मुन्ना चाचा की बात याद की। सरस्वती गुस्से में है, उसका बदला अधूरा है। अब विक्रम को लगा कि भागने से कुछ नहीं होगा। उसे सच जानना था। वो लाल ट्रक क्यों उसके पीछे पड़ा है? सरस्वती उसे क्यों परेशान कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई उसका कोई पुराना कनेक्शन है इस कहानी से? रांची पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। विक्रम ने ट्रक अड्डे पर पार्क किया और बलराम को फोन किया। बलराम, मुझे बॉर्डर हवेली जाना है, आज रात ही। फोन पर कुछ देर खामोशी रही। फिर बलराम ने कहा, पागल हो गया है क्या? वहां रात में कोई नहीं जाता। मुझे जाना है, तू साथ चलेगा या नहीं? बलराम ने गहरी सांस ली। ठीक है, 8 बजे अड्डे पर मिल, लेकिन मैं सिर्फ बाहर तक छोड़ूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। रात 8 बजे दोनों एक पुरानी जीप में सवार होकर रांची बॉर्डर की ओर निकल पड़े। बलराम ड्राइव कर रहा था। विक्रम बगल में बैठा चुप था। जीप में एक बड़ा टॉर्च, दो लालटेन, रस्सी और एक पुराना लोहे का रॉड रखा था। बलराम ने कहा था कि हवेली में जंगली जानवर भी आते हैं। रास्ते में बलराम ने फिर चेतावनी दी। विक्रम, बहुत से लोग हवेली में गए और लौटे नहीं। कुछ लौटे तो पागल हो गए। वहां कुछ है जो इंसान को अंदर खींच लेता है। विक्रम ने कहा, मुझे पता है, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकता। राजू की हालत देखी है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो अगला नंबर मेरा है। रात 10 बजते बजते वे रांची बॉर्डर के उस हिस्से पर पहुंचे जहां से जंगल शुरू होता है। जीप को सड़क किनारे पार्क किया। आगे का रास्ता पैदल था। दोनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। कोहरा फिर छा रहा था। ठंडी हवा में साल के पेड़ों की पत्तियां सरसराती हुई आवाज कर रही थीं। दूर कहीं एक सियार ने रोना शुरू किया। बॉर्डर हवेली सामने दिखी, पुरानी, टूटी फूटी, लेकिन अभी भी भव्य। बड़ा लोहे का गेट जंग लगा हुआ, आधा खुला। दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं। मुख्य दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन सड़ चुका था। बलराम ने बाहर रुकते हुए कहा, मैं यहीं इंतजार करूंगा। 2 घंटे से ज्यादा लगे तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। विक्रम ने हामी भरी और अंदर घुस गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा। टॉर्च की रोशनी में धूल के कण उड़ते दिख रहे थे। फर्श पर पुराने जूतों के निशान, शायद पिछले किसी यात्री के। विक्रम सीधा ऊपर की सीढ़ियों की ओर गया। उसे याद था कि पिछले बार उसने ऊपर वाली तस्वीरें देखी थीं। सीढ़ियां चरमराईं। ऊपर एक लंबा गलियारा था। दोनों तरफ कमरे। विक्रम ने पहला कमरा खोला। अंदर पुराना फर्नीचर, टूटे पलंग, अलमारी और दीवार पर एक बड़ी तस्वीर। तस्वीर में वही ब्रिटिश अफसर था, कैप्टन विलियम्स। गोरा, सख्त चेहरा, यूनिफॉर्म में। उसके बगल में भारतीय औरत, लंबे बाल, साड़ी पहने, लेकिन चेहरा। विक्रम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। औरत का चेहरा सरस्वती जैसा था। वही आंखें, वही नाक, वही होंठ। विक्रम करीब गया। तस्वीर पर धूल जमी थी। उसने हाथ से पोंछा। नीचे लिखा था, कैप्टन हेनरी विलियम्स और उनकी पत्नी सरस्वती, 1942। सरस्वती, 1942? विक्रम का दिमाग घूम गया। बलराम ने तो 1978 की कहानी सुनाई थी, रामेश्वर और सरस्वती। लेकिन ये तस्वीर तो ब्रिटिश टाइम की है, नाम भी सरस्वती। क्या कोई कनेक्शन है? तभी कमरे में हवा चली। टॉर्च की रोशनी डगमगाई। विक्रम ने मुड़कर देखा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कौन है? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन उसे लगा कोई उसे देख रहा है। वह दूसरे कमरे में गया। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी, चमड़े की कवर वाली। विक्रम ने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगा। लिखावट अंग्रेजी में थी, लेकिन अंत के कुछ पन्ने हिंदी में। डायरी कैप्टन विलियम्स की थी। उसमें लिखा था कि उसकी पत्नी सरस्वती एक लोकल गांव की थी। शादी के बाद वह उसे हवेली में ले आया, लेकिन सरस्वती को जंगल पसंद था। वह अक्सर रांची बॉर्डर के जंगल में घूमती थी। एक दिन सरस्वती गायब हो गई। कैप्टन ने सर्च किया, लेकिन नहीं मिली। लोकल लोग कहते थे कि सरस्वती टोना करती थी। कैप्टन को शक हुआ कि गांव वालों ने उसे मार डाला। उसने कई लोगों को पकड़वाया, लेकिन सबूत नहीं मिला। अंतिम पन्ने पर हिंदी में लिखा था, जैसे किसी और ने लिखा हो, मैं सरस्वती, उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। मेरी राख इस हवेली में है।
मेरा बदला अधूरा है। जो भी इस बॉर्डर से गुजरेगा, उसे मेरी पीड़ा महसूस होगी। विक्रम की हाथ कांपने लगे। तभी बाहर ट्रक के इंजन की आवाज आई। वह खिड़की के पास गया। नीचे कोहरे में उसका अपना लाल ट्रक खड़ा था, लेकिन वह तो अड्डे पर पार्क था और ट्रक के पास सरस्वती खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा विक्रम की ओर। वह चिल्लाया, क्या चाहती हो तुम? सरस्वती ने कुछ नहीं कहा, बस इशारा किया, अंदर आओ। विक्रम नीचे भागा। मुख्य दरवाजा खुला था। बाहर बलराम की जीप नहीं थी। बलराम गायब। विक्रम का ट्रक वहां खड़ा था। ड्राइवर सीट पर सरस्वती बैठी थी। वह मुस्कुराई और इंजन स्टार्ट किया। ट्रक आगे बढ़ने लगा। विक्रम पीछे भागा। रुको! ट्रक जंगल के अंदर एक पुराने रास्ते पर मुड़ गया। विक्रम पैदल ही पीछे पीछे भागा। घंटों लगे। आखिरकार ट्रक एक पुराने कब्रिस्तान के पास रुका। रांची बॉर्डर के गहरे जंगल में। वहां एक कब्र थी। उस पर लिखा था, सरस्वती 1942। सरस्वती ट्रक से उतरी और कब्र की ओर इशारा किया, फिर गायब हो गई। विक्रम समझ गया, सच 1978 की कहानी से बहुत पुराना है। सरस्वती का श्राप सैकड़ों साल पुराना है और वह बदला लेना चाहती है उनसे जिन्होंने उसे मारा था, या उनके वंशजों से। लेकिन विक्रम का उनसे क्या संबंध? तभी उसके फोन पर मैसेज आया, राजू का। लेकिन राजू तो अस्पताल में था। मैसेज था, मैं आ रहा हूं, रांची बॉर्डर। विक्रम अकेला उस पुराने कब्रिस्तान में खड़ा था। रात के 2 बज चुके थे। चारों तरफ घना जंगल, कोहरा इतना कि 5 कदम दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके सामने सरस्वती की कब्र थी। एक छोटा सा पत्थर जिस पर उकेरा हुआ था, सरस्वती 1942, शांति। पत्थर पर मॉस जमा हुआ था, किनारे टूटे हुए। उसके आसपास छोटी छोटी और कब्रें थीं, ज्यादातर बिना नाम की। यह कब्रिस्तान रांची बॉर्डर के सबसे गहरे हिस्से में था, जहां आजकल कोई आता ही नहीं। लोकल लोग कहते थे कि यहां ब्रिटिश टाइम के लोग दफनाए गए थे, अफसर, उनके नौकर और कुछ लोकल जिन्हें सजा दी गई थी। विक्रम के हाथ में टॉर्च था, लेकिन बैटरी कमजोर हो रही थी। रोशनी डगमगाने लगी थी। उसने जीप की रस्सी और लोहे का रॉड निकाला जो बलराम ने दिया था। अब बलराम का कोई अता पता नहीं। जीप गायब, फोन पर नेटवर्क नहीं। उसे राजू का मैसेज याद आ रहा था, मैं आ रहा हूं, रांची बॉर्डर। लेकिन राजू तो अस्पताल में था। विक्रम ने अस्पताल फोन करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं। वह कब्र के पास बैठ गया। सरस्वती ने उसे यहीं बुलाया था। अब क्या करना है? तभी हवा चली, ठंडी, तेज। पेड़ों की पत्तियां सरसरा उठी। विक्रम ने टॉर्च ऊपर की। कोहरे में एक सफेद आकृति दिखी, सरस्वती। इस बार वह दूर नहीं थी, सिर्फ 10 कदम दूर। सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। विक्रम का गला सूख गया। क्या चाहती हो तुम? उसने फिर पूछा। सरस्वती ने कुछ नहीं कहा, बस कब्र की ओर इशारा किया। फिर उसका चेहरा बदलने लगा। पहले सुंदर, फिर जली हुई त्वचा, आंखें खाली गड्ढे। वह चीखी, लेकिन आवाज नहीं आई, सिर्फ हवा में कंपन। विक्रम समझ गया, उसे कब्र खोदनी है। उसने रॉड से मिट्टी खोदना शुरू किया। मिट्टी नरम थी, जैसे हाल ही में बारिश हुई हो। 10-15 मिनट में एक छोटा गड्ढा बन गया। फिर रॉड किसी चीज से टकराया, लकड़ी का एक पुराना ताबूत, सड़ा हुआ लेकिन अभी भी बाकी। विक्रम ने रस्सी से उसे ऊपर खींचा। ताबूत का ढक्कन टूटा हुआ था। अंदर एक कंकाल, औरत का, साड़ी के अवशेष, लंबे बालों की राख और गले में एक मंगलसूत्र। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज, कंकाल के हाथ में एक पुरानी डायरी थी, वही जैसी हवेली में मिली थी। विक्रम ने उसे निकाला। पन्ने गले सड़े, लेकिन पढ़े जा सकते थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं सरस्वती, कैप्टन विलियम्स की पत्नी। गांव वालों ने मुझे चुड़ैल कहा, क्योंकि मैं जंगल की भाषा समझती थी। वे डरते थे। एक रात उन्होंने मुझे पकड़ा और जिंदा जला दिया। कैप्टन ने कुछ नहीं किया। उसने डर कर चुप रहना बेहतर समझा। मेरी राख यहां दफनाई गई, लेकिन मेरा श्राप रहेगा। हर वह पुरुष जो इस बॉर्डर से गुजरेगा और जिसके खून में उन गुनाहगारों का खून होगा, उसे मेरी पीड़ा मिलेगी। मेरा बदला तब तक अधूरा है जब तक मेरी राख को गंगा में नहीं बहाया जाएगा। विक्रम ने डायरी बंद की। अब सवाल था, उन गुनाहगारों का खून उसके अंदर कैसे? वह तो उत्तर प्रदेश का था। तभी पीछे से आवाज आई, भाई। विक्रम मुड़ा। राजू खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब थीं, लाल, खाली, चेहरा सफेद। वह धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ रहा था। राजू, तू यहां कैसे? राजू मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान उसकी नहीं थी। मैं आ गया भाई,
सरस्वती मुझे ले आई। विक्रम पीछे हटा। तू अस्पताल में था, लेकिन अब नहीं। राजू का स्वर बदल गया, औरत जैसा। तुम्हारे खून में उनमें से एक का खून है विक्रम। तुम्हारा दादा वह कैप्टन विलियम्स का नौकर था जिसने मुझे पकड़वाया था। विक्रम को झटका लगा। उसे बचपन की याद आई। दादाजी की पुरानी तस्वीरें ब्रिटिश अफसर के साथ। दादाजी रांची में नौकरी करते थे 1940 के दशक में। सरस्वती का भूत अब राजू के शरीर में था। वह विक्रम पर झपटा। विक्रम ने रॉड से वार किया, लेकिन राजू नहीं रुका। दोनों लड़ने लगे। विक्रम ने राजू को धक्का दिया और वह कब्र में गिर गया। तभी सरस्वती का भूत अलग हुआ, सफेद धुआं जैसा। वह चीखी और विक्रम पर हमला किया। विक्रम का गला दबने लगा। वह हाँफने लगा। आखिरी पल में उसने डायरी फाड़ी और सरस्वती की राख का एक मुट्ठी उठाया। ठीक है, मैं बहा दूंगा, गंगा में। सरस्वती रुक गई। उसकी आंखों में पहली बार दर्द दिखा। विक्रम ने राख एक कपड़े में लपेटी और भागा। राजू बेहोश पड़ा था। विक्रम उसे उठाकर कंधे पर लिया और जंगल से बाहर निकला। सुबह होने वाली थी। कई घंटे बाद वे सड़क पर पहुंचे। बलराम की जीप मिली, खाली। बलराम गायब। विक्रम ने राजू को अस्पताल पहुंचाया। इस बार राजू ठीक हो रहा था। बुखार उतर गया, लेकिन विक्रम के पास सरस्वती की राख थी। उसे गंगा में बहाना था। लेकिन रास्ते में फिर लाल ट्रक दिखा। इस बार दो, एक उसका अपना, दूसरा भूतिया। सरस्वती का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था। विक्रम ने सरस्वती की राख को एक पुराने प्लास्टिक के डिब्बे में बंद करके अपने ट्रक के डैशबोर्ड में रख लिया। सुबह हो चुकी थी, लेकिन रांची बॉर्डर का जंगल अभी भी कोहरे में डूबा हुआ था। राजू को उसने हजारीबाग के अस्पताल में छोड़ा था। इस बार डॉक्टर ने कहा कि वह कुछ घंटों में ठीक हो जाएगा। सरस्वती का प्रभाव कम हो रहा था। अब विक्रम का एक ही मकसद था, राख को गंगा में बहाना। डायरी में लिखा था कि यही एकमात्र तरीका है श्राप को खत्म करने का। निकटतम जगह थी पटना के पास गांधी घाट, जहां गंगा बहती है, करीब 250 किलोमीटर। विक्रम ने अपना लाल ट्रक स्टार्ट किया और NH-33 पर चल पड़ा। दिन का समय था, इसलिए उसे थोड़ा सुकून था, लेकिन मन में डर बैठा हुआ था। बलराम अभी भी गायब था। उसकी जीप मिली थी, लेकिन वह खुद नहीं। विक्रम ने पुलिस को फोन किया था, लेकिन रांची बॉर्डर के इलाके में पुलिस भी जल्दी नहीं आती। ट्रक चलता रहा। रास्ते में मुन्ना चाचा का बॉर्डर ढाबा पड़ा। विक्रम रुका। चाचा बाहर चाय बना रहे थे। विक्रम को देखते ही उनका चेहरा बदल गया। जी गया तू और राजू? विक्रम ने सारी कहानी सुनाई। कब्रिस्तान, राख, डायरी और गंगा में बहाने का इरादा। मुन्ना चाचा ने सिर हिलाया। सही कर रहा है, लेकिन आसान नहीं होगा। सरस्वती अपनी राख को आसानी से नहीं जाने देगी। वह चाहती है कि श्राप चलता रहे। रात होने से पहले गंगा पहुंच जा। दिन में उसकी ताकत कम होती है। चाचा ने एक छोटा सा पोटली दिया। उसमें सिंदूर, चावल और एक छोटा सा मंत्र लिखा कागज। ये साथ रख, जरूरत पड़े तो गंगा में डाल देना। विक्रम ने शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गया। दोपहर के 3 बज चुके थे। सड़क पर ट्रैफिक बढ़ गया था। विक्रम ने स्पीड बढ़ाई, लेकिन जैसे जैसे वह बिहार की ओर बढ़ा, मौसम फिर खराब होने लगा। आसमान में काले बादल, तेज हवा, रेडियो पर मौसम विभाग की चेतावनी, भारी बारिश और तूफान। अचानक साइड मिरर में उसे वहीं दिखा, लाल ट्रक। इस बार पीछे, स्पीड से आ रहा था। विक्रम ने एक्सीलेटर दबाया। उसका ट्रक 80 की स्पीड पर पहुंच गया, लेकिन पीछे वाला ट्रक और तेज। वह करीब आया। शीशे से सरस्वती का चेहरा, इस बार गुस्से में। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वह चीख रही थी। आवाज केबिन में गूंज रही थी, मत बहाना, मत बहाना। विक्रम ने रेडियो तेज किया, लेकिन आवाज नहीं रुकी। ट्रक का इंजन खुद ब खुद धीमा होने लगा, जैसे कोई ब्रेक दबा रहा हो। विक्रम ने स्टीयरिंग पर जोर डाला, लेकिन ट्रक सड़क से उतरकर जंगल की ओर मुड़ने लगा। वह चीखा, नहीं! ट्रक रुक गया। इंजन बंद। चारों तरफ घना जंगल। विक्रम बाहर निकला। पीछे वाला लाल ट्रक वहां खड़ा था। दरवाजा खुला। सरस्वती बाहर निकली। क्यों रोक रही हो मुझे? मैं तो तेरी मुक्ति करवा रहा हूं, विक्रम ने गुस्से में कहा। सरस्वती करीब आई। उसकी आवाज पहली बार साफ सुनाई दी, दर्द भरी लेकिन ठंडी। मुक्ति? तुम लोग मुक्ति की बात करते हो, लेकिन बदला नहीं भूलते। मेरी राख बहाने से श्राप खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी पीड़ा, उन लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया। कैप्टन ने कुछ नहीं किया,
और तेरे दादा ने मुझे पकड़वाया। अब तू मुक्ति देगा। विक्रम चुप रहा। सरस्वती आगे बोली, राख मत बहाना, मुझे यहीं रहने दे। मैं इस बॉर्डर पर रहूंगी। जो गुनाहगारों के खून वाले आएंगे उन्हें सजा दूंगी। लेकिन इसमें मासूम भी मरते हैं। राजू मासूम था। बलराम? सरस्वती हंसी, ठंडी हंसी। बलराम भी मासूम नहीं। उसके परदादा ने मुझे जलाने में मदद की थी। वह हवेली में है अब मेरे साथ। विक्रम को झटका लगा। बलराम भी उसी शराब का शिकार। तो क्या करूं? विक्रम ने पूछा। राख वापस कब्र में डाल दें और कभी इस बॉर्डर पर मत आना। विक्रम ने डिब्बा निकाला, लेकिन अचानक उसे मुन्ना चाचा की पोटली याद आई। उसने उसे खोला और सिंदूर सरस्वती की ओर छिड़का। सरस्वती चीखी और पीछे हटी। उसका चेहरा जलने लगा। नहीं! विक्रम ने मौका देखा और ट्रक में बैठकर भागा। इंजन स्टार्ट हो गया। वह तेजी से चला। पीछे सरस्वती दौड़ रही थी, लेकिन दूर रह गई। शाम होने से पहले वह पटना पहुंच गया। गांधी घाट पर गंगा बह रही थी। विक्रम घाट पर उतरा, हाथ में राख का डिब्बा। घाट पर कुछ लोग थे, पूजा कर रहे थे। विक्रम ने एक पंडित को बुलाया और सारी कहानी सुनाई। पंडित ने मंत्र पढ़े, अगरबत्ती जलाई। विक्रम ने राख गंगा में बहाई। जैसे ही राख पानी में मिली, हवा चली। दूर से एक औरत की रोने की आवाज आई, लेकिन इस बार दर्द की नहीं, राहत की। सरस्वती का चेहरा पानी में दिखा, मुस्कुराता हुआ। शुक्रिया। फिर गायब। विक्रम ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह ट्रक की ओर मुड़ा, उसे डैशबोर्ड पर कुछ दिखा। एक छोटा सा मंगलसूत्र। सरस्वती का। क्या श्राप सच में खत्म हुआ था, या सरस्वती अब उसके साथ थी? वह रांची लौटा। राजू ठीक हो गया। बलराम कभी नहीं मिला, लेकिन रांची बॉर्डर पर अब लाल ट्रक नहीं दिखता। लेकिन विक्रम कभी रात में उस रूट पर नहीं जाता, और उसके ट्रक के डैशबोर्ड पर वो मंगलसूत्र आज भी है। विक्रम रांची लौट आया था। गंगा में राख बहा देने के बाद उसे लगा था कि सब खत्म हो गया। राजू पूरी तरह ठीक हो चुका था और 2 दिन बाद डिस्चार्ज होकर घर लौट आया। बलराम का शव कभी नहीं मिला। पुलिस ने केस बंद कर दिया। कहा जंगल में खो गया होगा। लोकल लोग चुप थे। वे जानते थे कि सच क्या है। विक्रम ने कुछ दिन ट्रक नहीं चलाया। वह घर पर रहा, आराम किया, लेकिन नींद नहीं आती थी। हर रात उसे सपने आते। सरस्वती का मुस्कुराता चेहरा, गंगा का पानी, और फिर अचानक वही चीख, शुक्रिया या धोखा। एक सुबह वह ट्रक साफ करने लगा। डैशबोर्ड खोला तो वो मंगलसूत्र अभी भी वहां था। काला धागा, सोने का छोटा सा लॉकेट। उसने उसे हाथ में लिया। ठंडा था, लेकिन स्पर्श करते ही गर्म हो गया। विक्रम ने उसे फेंकने की सोची, लेकिन हाथ नहीं उठा। लगा जैसे कोई उसे रोक रहा हो। आखिरकार उसने उसे गले में पहन लिया। अगर तू शांत हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, उसने खुद से कहा। उस रात पहली बार चैन की नींद आई। लेकिन अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। सबसे पहले राजू ने फोन किया। भाई, मुझे फिर सपने आ रहे हैं। सरस्वती कह रही है कि तुमने धोखा दिया। राख तो बहा दी, लेकिन मंगलसूत्र रख लिया। वो कह रही है कि उसकी शादी का निशान तुमने छीन लिया। विक्रम ने हंसकर टाल दिया। पागल हो गया है तू, सब खत्म हो गया। लेकिन रात में उसे खुद आवाज सुनाई दी, कान में फुसफुसाहट, मंगलसूत्र मेरा है, लौटा दो। विक्रम ने उसे उतारा और अलमारी में बंद कर दिया। लेकिन सुबह वह फिर गले में था। अब डर लगने लगा। वह मुन्ना चाचा के ढाबे पर गया। चाचा ने मंगलसूत्र देखा और चेहरा पीला पड़ गया। ये सरस्वती का मंगलसूत्र है। डायरी में लिखा था ना, गले में हमेशा पहनती थी। तूने राख बहा दी, लेकिन उसकी आत्मा का आखिरी हिस्सा ये है। जब तक ये तेरे पास है, वह पूरी तरह मुक्त नहीं हुई, और न ही तू। तो क्या करूं चाचा? इसे वापस कब्र में दफना दे या गंगा में बहा दे, लेकिन रात में मत करना। सरस्वती अब कमजोर है, लेकिन मंगलसूत्र उसके साथ जुड़ा है। वह तुझे रोकने की पूरी कोशिश करेगी। विक्रम ने फैसला किया। अगली सुबह वह वापस रांची बॉर्डर के कब्रिस्तान जाएगा। लेकिन उस रात तूफान आया। रांची में भारी बारिश, बिजली गुल। विक्रम अकेला घर में था। अचानक दरवाजा खटखटाया गया। वह उठा। बाहर कोई नहीं, लेकिन दरवाजे पर खून के निशान, जैसे किसी ने उंगलियों से लिखा हो, मंगलसूत्र दे दो। विक्रम ने मंगलसूत्र उतारा और बाहर फेंक दिया। लेकिन सुबह वह फिर गले में था। अब वह समझ गया, सरस्वती ने उसे चुना है। वह उसकी जगह लेना चाहती है। अगली सुबह वह ट्रक लेकर निकला। राजू को साथ लिया। दोनों चुप थे। रांची बॉर्डर की ओर जाते हुए मौसम साफ था, लेकिन जैसे ही जंगल शुरू हुआ, कोहरा छा गया।
साइड मिरर में लाल ट्रक फिर दिखा, लेकिन इस बार सिर्फ एक, विक्रम का अपना। फिर भी उसमें सरस्वती बैठी थी। ट्रक खुद ब खुद कब्रिस्तान की ओर मुड़ गया। विक्रम ब्रेक मारता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कब्रिस्तान पहुंचते ही ट्रक रुका। दोनों बाहर निकले। कब्र अभी भी खुली थी, जैसे कोई छुआ नहीं हो। विक्रम ने मंगलसूत्र उतारा और कब्र में डालने गया, लेकिन जैसे ही वह करीब आया, जमीन हिलने लगी। सरस्वती का भूत प्रकट हुआ, इस बार पूरी ताकत से। सफेद साड़ी नहीं, जली हुई त्वचा, आंखें लाल। तुमने वादा तोड़ा, राख बहाई, लेकिन मुझे अधूरा छोड़ दिया। अब तुम मेरे साथ रहोगे? राजू भागने लगा, लेकिन जंगल ने रास्ता बंद कर दिया। पेड़ आगे आ गए। सरस्वती विक्रम पर झपट्टी। मंगलसूत्र उसके हाथ में चला गया। उसने उसे विक्रम के गले में जबरदस्ती पहनाया। विक्रम का गला दबने लगा। दुनिया घूमने लगी। आखिरी पल में राजू ने मुन्ना चाचा की पोटली याद की। उसने बची हुई सिंदूर विक्रम पर छिड़की और मंत्र पढ़ा, जो चाचा ने सिखाया था। सरस्वती चीखी और पीछे हटी। मंगलसूत्र टूट गया। मन के इधर उधर बिखर गए। विक्रम गिर पड़ा। जब होश आया तो सरस्वती गायब थी। कब्र अपने आप बंद हो गई थी। मंगलसूत्र के टुकड़े भी गायब। दोनों किसी तरह जंगल से बाहर निकले, वापस रांची लौटे। अब लाल ट्रक नहीं दिखता, सपने नहीं आते, लेकिन विक्रम के गले पर एक हल्का सा निशान रह गया, मंगलसूत्र की जगह। और कभी कभी जब वह अकेला होता है, उसे लगता है कोई उसे देख रहा है, प्यार से या बदले से। श्राप खत्म हुआ या सिर्फ सो गया, कोई नहीं जानता। लेकिन रांची बॉर्डर की सड़क पर आज भी ड्राइवर रात में अकेले नहीं जाते। विक्रम को लगा था कि सब खत्म हो गया। मंगलसूत्र के टुकड़े गायब हो चुके थे, कब्र अपने आप बंद हो गई थी, और रांची बॉर्डर पर अब लाल ट्रक की कोई खबर नहीं आ रही थी। राजू वापस काम पर लग गया था। दोनों ने फैसला किया कि फिर कभी उस रूट पर माल नहीं लेंगे। विक्रम ने नया रूट चुना, रांची से कोलकाता विया ओडिशा। लंबा था लेकिन सुरक्षित। 2 महीने बीत गए। फरवरी का महीना शुरू हो चुका था। रांची में ठंड कम हो रही थी। विक्रम की जिंदगी फिर पटरी पर आ गई थी। वह रोज ट्रक चलाता, शाम को घर लौटता और रात में चैन की नींद सोता। गले का निशान अभी भी था, हल्का गोल निशान, जैसे कोई धागा हमेशा के लिए छाप छोड़ गया हो। एक दिन ट्रक अड्डे पर एक नया हेल्पर आया। नाम था सरस्वती। हाँ, सरस्वती। वह 24 से 25 साल की लड़की थी। लंबी, गोरी, लंबे काले बाल, बड़े बड़े काजल लगे आंखें। साड़ी पहनती थी, सफेद या हल्के रंग की, लोकल गांव की थी। उसने कहा कि उसे ट्रक में काम करना है, खाना बनाना, सफाई करना, हेल्पर का काम। पैसे कम, लेकिन घर से दूर रहना चाहती थी। विक्रम ने पहले मना किया, लड़की के लिए ये काम नहीं, लेकिन सरस्वती ने जिद की। मैं मजबूत हूं भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और आप अकेले चलते हो, कोई साथ रहेगा तो अच्छा। उसकी आंखें देखकर विक्रम चुप हो गया। वे आंखें ठीक वैसी ही जैसी सपनों में आती थीं, लेकिन मुस्कान अलग थी, मासूम, जीवंत। आखिरकार विक्रम मान गया। पहली यात्रा कोलकाता की थी। ट्रक में माल लोड, चावल की बोरियां। सरस्वती केबिन में बैठी, रास्ते में गाना गुनगुनाती, खाना बनाती। विक्रम को अच्छा लग रहा था। कई साल बाद किसी के साथ यात्रा कर रहा था, लेकिन छोटी छोटी बातें अजीब लगती। सरस्वती हमेशा सफेद साड़ी पहनती। वह कभी मंगलसूत्र नहीं पहनती थी, लेकिन गले में एक हल्का निशान था, ठीक वैसा ही जैसा विक्रम के गले पर। रात में जब ट्रक रुकता, वह बाहर जंगल की ओर घंटों ताकती रहती। कभी कभी वह बड़बड़ाती, बॉर्डर, रांची बॉर्डर। विक्रम ने पूछा, तुझे रांची बॉर्डर के बारे में पता है? सरस्वती मुस्कुराई। हाँ भैया, बचपन में दादी सुनाती थी। वहां एक चुड़ैल रहती थी, सरस्वती नाम, जिंदा जली थी। विक्रम का दिल धक से रह गया। तेरा नाम भी सरस्वती है? हाँ, दादी ने रखा था। कहती थी कि पुरानी सरस्वती का बदला पूरा हो गया है, इसलिए नई सरस्वती को कोई श्राप नहीं लगेगा। विक्रम चुप हो गया। यात्रा जारी रही। एक रात ओडिशा के जंगल में ट्रक रुका। ढाबा नहीं था, इसलिए जंगल किनारे रुक गए। सरस्वती ने खाना बनाया, दाल, चावल, आलू की सब्जी। खाने के बाद वह बाहर टहलने गई। विक्रम केबिन में लेटा था। अचानक उसे आवाज सुनाई दी, औरत के रोने की। वह बाहर निकला। सरस्वती दूर एक पेड़ के पास खड़ी थी, रो रही थी। क्या हुआ? सरस्वती मुड़ी, आंखें लाल। कुछ नहीं भैया, बस बचपन की याद आई। लेकिन विक्रम ने देखा, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, हल्का सा ऊपर।
वह डर गया, भागकर ट्रक में बैठा और स्टार्ट किया। लेकिन सरस्वती पहले से केबिन में बैठी थी। कहाँ भाग रहे हो भैया? उसने मुस्कुराकर पूछा। आवाज वैसी ही थी, लेकिन गूंज अलग। विक्रम चीखा, तू कौन है? सरस्वती हंसी, मैं सरस्वती हूं, पुरानी नहीं, नई नहीं, हमेशा की। तुमने राख बहा दी, मंगलसूत्र तोड़ दिया, लेकिन नाम तो रह गया ना। नाम में ताकत होती है। जब तक इस इलाके में कोई सरस्वती नाम की रहेगी, मैं रहूंगी। विक्रम ने ट्रक रोका और बाहर भागा, लेकिन जंगल घना था। सरस्वती उसके पीछे थी, पैर जमीन पर नहीं। मैंने तुझे मुक्ति दी थी, विक्रम चिल्लाया। मुक्ति? तुमने मुझे आजाद नहीं किया, मुझे नया शरीर दिया। अब मैं जीऊंगी तेरे साथ। विक्रम भागता रहा। सुबह होने तक वह एक गांव में पहुंचा। लोग उसे देखकर डरे। उसका चेहरा सफेद, आंखें लाल। वह रांची लौटा, ट्रक छोड़ दिया, राजू से मिला। राजू ने कहा, भाई, वो लड़की गायब है, कोई जानता भी नहीं उसे। विक्रम अब घर से बाहर नहीं निकलता। रात में उसे लगता है कोई उसके साथ है। कभी खाना बनाता है, कभी गाना गुनगुनाता है, और कभी कभी आईने में देखता है तो उसके बगल में सरस्वती खड़ी मुस्कुराती है। श्राप खत्म नहीं हुआ, वह बस बदल गया। अब वह अकेला नहीं है, कभी भी नहीं। विक्रम अब घर से बाहर नहीं निकलता था। दरवाजे खिड़कियां बंद, पर्दे गिरे हुए। दिन में भी लाइट जलती रहती। रात होती तो वह बिस्तर पर पड़ा छत को ताकता रहता। कभी खाना बनता बिना उसकी मर्जी के। चूल्हा खुद जलता, दाल उबलती, रोटी सेंकती, प्लेट उसके सामने रखी मिलती। और सरस्वती की आवाज, कभी हंसी, कभी गुस्सा, कभी प्यार भरी फुसफुसाहट। अब तुम अकेले नहीं हो विक्रम, हम दोनों हैं। राजू आता था, दरवाजा खटखटाता। विक्रम अंदर से बोलता, जा राजू, दूर रह, वरना तुझे भी। राजू समझ गया था। उसने आखिरी बार कहा, भाई कुछ करना पड़ेगा, ऐसे मर जाओगे। एक रात विक्रम टूट गया। उसने राजू को फोन किया। मदद चाहिए, कोई तांत्रिक, ओझा, बाबा, कोई भी जो इस श्राप को खत्म कर सके। राजू ने कहा, मैं जानता हूं एक बाबा को, नाम है कालिका बाबा। रांची से 50 किलोमीटर दूर नेतरहाट की पहाड़ियों में रहते हैं। लोग कहते हैं कि वे मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत कुछ भी हो, मैं दूंगा। अगली सुबह राजू अपनी पुरानी बाइक लेकर आया। विक्रम पहली बार घर से बाहर निकला। उसका चेहरा पीला, आंखें ढंसी हुईं। गले का निशान अब गहरा हो गया था, जैसे कोई धागा त्वचा में ढंस गया हो। दोनों नेत्राहाट की ओर चले। रास्ता घना जंगल, संकरी सड़कें, मौसम ठंडा, कोहरा। रांची बॉर्डर पार करना पड़ा। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसे लगा सरस्वती साथ है। हवा में उसकी हंसी। शाम ढलते ढलते वे बाबा की कुटिया पर पहुंचे। छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी, बाहर मानव खोपड़ियों की माला, त्रिशूल गड़ा हुआ। बाबा बाहर बैठे थे, लंबी दाढ़ी, सिर मुंडा, शरीर पर भस्म, आंखें लाल। राजू ने साष्टांग दंडवत किया। विक्रम भी झुका। बाबा ने विक्रम को ऊपर से नीचे देखा, फिर बोले, सरस्वती तेरे साथ है, बहुत पुराना श्राप, नाम का श्राप। विक्रम ने सारी कहानी सुनाई। लाल ट्रक, हवेली, कब्र, राख, मंगलसूत्र, और अब ये नई सरस्वती। बाबा चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, श्राप तोड़ सकता हूं, लेकिन 3 कीमतें हैं। पहली, तेरी कोई एक याद हमेशा के लिए मिट जाएगी। दूसरी, तेरे खून से एक बूंद रोज सरस्वती को चढ़ेगी। तीसरी, तू कभी किसी से प्यार नहीं करेगा, वरना श्राप दोगुना हो जाएगा। विक्रम बिना सोचे बोला, मान्य है। बाबा ने रात का इंतजार किया। पूर्णिमा के करीब था। आधी रात को पूजा शुरू हुई। झोपड़ी के अंदर अग्निकुंड जलाया। बाबा ने मंत्र पढ़े। विक्रम को नंगा करके भस्म लगाई। उसके गले के निशान पर त्रिशूल से कट लगाया। खून निकला। बाबा ने खून की बूंदें अग्निकुंड में डाली। अचानक हवा चली, झोपड़ी हिलने लगी। सरस्वती का भूत प्रकट हुआ, पहले धुआं जैसा, फिर पूरा रूप। वह चीखी, नहीं, मुझे छोड़ोगे नहीं। बाबा ने त्रिशूल उठाया और सरस्वती पर वार किया। सरस्वती पीछे हटी, लेकिन उसने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। विक्रम को लगा उसकी सारी ताकत खींची जा रही है। बाबा ने एक मंत्र पढ़ा, संस्कृत में। सरस्वती चीखती रही। आखिरकार वह छोटी होती गई और एक काले धागे में बदल गई। बाबा ने धागा उठाया और विक्रम के हाथ में बांध दिया। ये धागा कभी मत खोलना, ये सरस्वती है, अब तेरे साथ रहेगी, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कीमत चुकानी शुरू हो गई है। विक्रम ने पूछा,
याद कौन सी मिटेगी? बाबा बोले, जो तेरे लिए सबसे कीमती है। सुबह जब दोनों वापस लौटे, विक्रम को कुछ अजीब लगा। राजू से बात करते हुए उसे याद नहीं आ रहा था कि राजू उसका हेल्पर कब से है। नाम याद था, चेहरा याद था, लेकिन पहली मुलाकात, पहली यात्रा, सब धुंधला। फिर उसे एहसास हुआ, उसकी माँ की याद मिट गई थी। बचपन की सारी यादें, माँ का चेहरा, आवाज, सब गायब। वह रोया, लेकिन कीमत चुक चुकी थी। अब सरस्वती उसके साथ है, काले धागे में। कभी कभी धागा गर्म हो जाता है, कभी ठंडा। विक्रम फिर ट्रक चलाने लगा, अकेला। रात में रांची बॉर्डर भी पार करता है। लाल ट्रक नहीं दिखता, लेकिन कभी कभी साइड मिरर में एक छाया दिखती है, सफेद साड़ी वाली, मुस्कुराती हुई। श्राप टूटा नहीं, बस कैद हो गया, और कीमत चुकती रहती है। विक्रम को अब आदत हो गई थी। काला धागा उसके दाहिने हाथ की कलाई पर हमेशा बंधा रहता। दिन में वह ठंडा रहता, रात में कभी कभी गर्म हो जाता, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। सरस्वती अब चुप थी, न आवाज, न छाया, न सपने, बस वो धागा। वह फिर लंबे रूट पर ट्रक चलाने लगा। राजू ने साथ छोड़ दिया था, डर के मारे। विक्रम अकेला, लेकिन सच में अकेला नहीं था। एक रात वह रांची से जमशेदपुर जा रहा था, पुराना NH 30-3, वही रांची बॉर्डर पार करते हुए। रात के 12 बज रहे थे। कोहरा नहीं था, चांदनी फैली हुई थी। विक्रम रेडियो पर पुराना गाना सुन रहा था, ये शाम मस्तानी। अचानक धागा जलने लगा, इतना गर्म कि विक्रम चीख पड़ा। उसने ट्रक साइड में रोका और हाथ झटका। धागा अपने आप खुल गया और हवा में उड़ने लगा। धागे से काला धुआं निकला। धुआं घना होता गया और सरस्वती का रूप बन गया, इस बार पहले से अलग। न जली हुई त्वचा, न खाली आंखें। वह सुंदर थी, जीवंत। सफेद साड़ी, लाल सिंदूर, गले में नया मंगलसूत्र। विक्रम, उसने प्यार से पुकारा। बाबा ने मुझे कैद किया था, लेकिन समय पूरा हो गया। अब मैं आजाद हूं। विक्रम पीछे हटा। तू फिर आई? मैंने कीमत चुकाई है। सरस्वती मुस्कुराई। कीमत? बाबा ने तुम्हें धोखा दिया। उसने मुझे कैद नहीं किया, मुझे और मजबूत बनाया। अब मैं शरीर नहीं चाहिए, मैं नाम हूं, हवा हूं, याद हूं। काला धागा सिर्फ समय गंवाने के लिए था। विक्रम का ट्रक खुद स्टार्ट हो गया। दरवाजा खुला। सरस्वती अंदर बैठ गई। चलो घर चलें। विक्रम भागा, सड़क पर दौड़ता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। पीछे से उसका अपना लाल ट्रक आता दिखा। सरस्वती ड्राइव कर रही थी। वह जंगल में घुस गया, घंटों भटकता रहा। सुबह जब होश आया तो वह बॉर्डर हवेली के सामने था। हवेली अब नई जैसी लग रही थी। दीवारें साफ, खिड़कियां चमकदार। अंदर से गाने की आवाज आ रही थी। विक्रम अंदर गया। हवेली के मुख्य हॉल में सरस्वती बैठी थी, ब्रिटिश ड्रेस में, कैप्टन विलियम्स के साथ। लेकिन कैप्टन का चेहरा विक्रम का था। सरस्वती बोली, अब तुम यहां हो, हमेशा के लिए। बाहर की दुनिया अब तुम्हारी नहीं। विक्रम चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली। बाहर सड़क पर उसका लाल ट्रक खड़ा था। ड्राइवर सीट खाली, लेकिन इंजन चल रहा था। अब रांची बॉर्डर पर नया लेजेंड है। ड्राइवर लोग कहते हैं, रात में एक लाल ट्रक दिखता है, बिना ड्राइवर के। कभी कभी केबिन में एक औरत बैठी मुस्कुराती है, और ड्राइविंग सीट पर एक आदमी की छाया, जो उस ट्रक को देखता है, अगली सुबह गायब हो जाता है। और बॉर्डर हवेली में एक नई तस्वीर लगी है, विक्रम और सरस्वती की, शादी की पोशाक में। श्राप खत्म नहीं हुआ, वह बस अपना नया शिकार चुनता रहता है। और रांची बॉर्डर की सड़क आज भी श्रापित है। समय बीतता गया। रांची बॉर्डर की सड़क पर पुरानी कहानियां फिर से जीवित हो गई थीं। ट्रक ड्राइवरों के अड्डों पर, ढाबों पर, रात की चाय की टेबलों पर लोग फुसफुसाते। लाल ट्रक फिर दिख रहा है। इस बार दो लोग केबिन में बैठे हैं, एक आदमी और एक औरत। औरत सफेद साड़ी में, आदमी चुपचाप ड्राइव कर रहा है। जो पीछे चलता है वह गायब हो जाता है। नया शिकार था, अर्जुन कुमार, 28 साल का जवान लड़का, पटना का रहने वाला। अभी अभी ट्रक ड्राइविंग सीखी थी। उसका अपना ट्रक नहीं था, इसलिए दूसरों के ट्रक पर हेल्पर और कभी कभी ड्राइवर बनकर चलता था। उसका सपना था एक दिन अपना लाल रंग का टाटा ट्रक खरीदना, क्योंकि लाल रंग उसे ताकतवर लगता था। एक रात उसे रांची से हजारीबाग माल लेकर जाना था, सीमेंट की बोरियां। मालिक ने कहा, रात में निकल जा, सुबह पहुंचा देना। अर्जुन ने हामी भर दी। वह अकेला था। ट्रक पुराना था, लेकिन लाल रंग का। उसे देखकर वह मुस्कुराया, एक दिन मेरा भी ऐसा होगा। रात के 11 बज रहे थे। NH 33 पर ट्रैफिक कम। अर्जुन ने रेडियो ऑन किया।
नए बॉलीवुड गाने, स्पीड 70 की। वह गुनगुना रहा था। रांची शहर पीछे छूटा। अब जंगल शुरू। रांची बॉर्डर का इलाका। अर्जुन को लोकल ड्राइवरों ने चेतावनी दी थी, रात में अकेले मत जाना, लाल ट्रक दिखता है। लेकिन अर्जुन हंसा था। अरे भाई, मैं पटना का हूं, वहां भूत वूत नहीं डराते। अब कोहरा छाने लगा था। हेडलाइट्स की रोशनी कम हो रही थी। अर्जुन ने स्पीड कम की। दूर कोहरे में दो लाल टेल लाइट्स दिखीं। अर्जुन ने सोचा, कोई और ट्रक है। वह करीब आया। सामने वाला ट्रक भी लाल था, ठीक वैसा ही मॉडल। धीरे चल रहा था। अर्जुन ने हॉर्न बजाया। कोई जवाब नहीं। उसने फिर बजाया, लंबा हॉर्न। सामने वाला ट्रक रुक गया। अर्जुन ने भी ब्रेक मारा। अब वह करीब था। साइड मिरर में उसने देखा, ड्राइविंग सीट पर एक आदमी। चेहरा स्पष्ट नहीं, लेकिन लग रहा था थका हुआ, आंखें ढंसी हुई। हेल्पर साइड पर एक औरत, सफेद साड़ी, लंबे बाल, मुस्कुराती हुई। औरत ने शीशा नीचे किया और इशारा किया, आओ, करीब आओ। अर्जुन को अजीब लगा, लेकिन जिज्ञासा हुई। वह ट्रक से उतरा और आगे बढ़ा। सामने वाले ट्रक का दरवाजा खुला। औरत बाहर निकली। सुंदर थी, बहुत सुंदर। आंखें बड़ी, होंठ लाल। नाम क्या है तुम्हारा? अर्जुन। आओ अर्जुन, हम अकेले हैं। तुम भी अकेले हो, साथ चलो। आदमी विक्रम चुप था, सिर्फ देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द था, जैसे कह रहा हो, भाग जा। लेकिन अर्जुन रुक नहीं पाया। वह औरत के करीब गया। सरस्वती ने उसका हाथ पकड़ा। हाथ ठंडा था, लेकिन स्पर्श में कुछ जादू। मैं सरस्वती हूं, ये मेरा पति विक्रम। हम बॉर्डर हवेली में रहते हैं। चलो वहां चलें। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। वह उनके ट्रक में बैठ गया। उसका अपना ट्रक पीछे छूट गया। ट्रक चला, जंगल के अंदर एक पुराने रास्ते पर। घंटों चलता रहा। आखिरकार बॉर्डर हवेली पहुंची। अब चमकदार, नई। अंदर लाइटें जल रही थीं। पुरानी तस्वीरें दीवार पर। सरस्वती ने कहा, अब तुम यहां हो, हम तीनों, हमेशा के लिए। अर्जुन को एहसास हुआ। वह चीखा, भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद। विक्रम ने उसे पकड़ा। भागने से कुछ नहीं होगा, मैंने भी कोशिश की थी। रात भर सरस्वती ने गाने गाए, पुराने हिंदी गाने। विक्रम चुप बैठा रहा। सरस्वती अब चुप थी। न आवाज, न छाया, न सपने, बस वो धागा। वह फिर लंबे रूट पर ट्रक चलाने लगा। राजू ने साथ छोड़ दिया था, डर के मारे। विक्रम अकेला, लेकिन सच में अकेला नहीं था। एक रात वह रांची से जमशेदपुर जा रहा था। पुराना NH 30-3, वही रांची बॉर्डर पार करते हुए। रात के 12 बज रहे थे। कोहरा नहीं था, चांदनी फैली हुई थी। विक्रम रेडियो पर पुराना गाना सुन रहा था, ये शाम मस्तानी। अचानक धागा जलने लगा, इतना गर्म कि विक्रम चीख पड़ा। उसने ट्रक साइड में रोका और हाथ झटका। धागा अपने आप खुल गया और हवा में उड़ने लगा। धागे से काला धुआं निकला। धुआं घना होता गया और सरस्वती का रूप बन गया। इस बार पहले से अलग। न जली हुई त्वचा, न खाली आंखें। वह सुंदर थी, जीवंत। सफेद साड़ी, लाल सिंदूर, गले में नया मंगलसूत्र। विक्रम, उसने प्यार से पुकारा। बाबा ने मुझे कैद किया था, लेकिन समय पूरा हो गया। अब मैं आजाद हूं। विक्रम पीछे हटा। तू फिर आई? मैंने कीमत चुकाई है। सरस्वती मुस्कुराई। कीमत? बाबा ने तुम्हें धोखा दिया। उसने मुझे कैद नहीं किया, मुझे और मजबूत बनाया। अब मैं शरीर नहीं चाहिए, मैं नाम हूं, हवा हूं, याद हूं। काला धागा सिर्फ समय गंवाने के लिए था। विक्रम का ट्रक खुद स्टार्ट हो गया। दरवाजा खुला। सरस्वती अंदर बैठ गई। चलो घर चलें। विक्रम भागा। सड़क पर दौड़ता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। पीछे से उसका अपना लाल ट्रक आता दिखा। सरस्वती ड्राइव कर रही थी। वह जंगल में घुस गया। घंटों भटकता रहा। सुबह जब होश आया तो वह बॉर्डर हवेली के सामने था। हवेली अब नई जैसी लग रही थी। दीवारें साफ, खिड़कियां चमकदार। अंदर से गाने की आवाज आ रही थी। विक्रम अंदर गया। हवेली के मुख्य हॉल में सरस्वती बैठी थी, ब्रिटिश ड्रेस में, कैप्टन विलियम्स के साथ। लेकिन कैप्टन का चेहरा विक्रम का था। सरस्वती बोली, अब तुम यहां हो, हमेशा के लिए। बाहर की दुनिया अब तुम्हारी नहीं। विक्रम चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली। बाहर सड़क पर उसका लाल ट्रक खड़ा था। ड्राइवर सीट खाली, लेकिन इंजन चल रहा था। अब रांची बॉर्डर पर नया लेजेंड है। ड्राइवर लोग कहते हैं, रात में एक लाल ट्रक दिखता है, बिना ड्राइवर के। कभी कभी केबिन में एक औरत बैठी मुस्कुराती है और ड्राइविंग सीट पर एक आदमी की छाया। जो उस ट्रक को देखता है, अगली सुबह गायब हो जाता है।
और बॉर्डर हवेली में एक नई तस्वीर लगी है, विक्रम और सरस्वती की, शादी की पोशाक में। श्राप खत्म नहीं हुआ। वह बस अपना नया शिकार चुनता रहता है और रांची बॉर्डर की सड़क आज भी श्रापित है। समय बीतता गया। रांची बॉर्डर की सड़क पर पुरानी कहानियां फिर से जीवित हो गई थीं। ट्रक ड्राइवरों के अड्डों पर, ढाबों पर, रात की चाय की टेबलों पर लोग फुसफुसाते। लाल ट्रक फिर दिख रहा है। इस बार दो लोग केबिन में बैठे हैं, एक आदमी और एक औरत। औरत सफेद साड़ी में, आदमी चुपचाप ड्राइव कर रहा है। जो पीछे चलता है वह गायब हो जाता है। नया शिकार था अर्जुन कुमार, 28 साल का जवान लड़का, पटना का रहने वाला। अभी अभी ट्रक ड्राइविंग सीखी थी। उसका अपना ट्रक नहीं था, इसलिए दूसरों के ट्रक पर हेल्पर और कभी कभी ड्राइवर बनकर चलता था। उसका सपना था एक दिन अपना लाल रंग का टाटा ट्रक खरीदना, क्योंकि लाल रंग उसे ताकतवर लगता था। एक रात उसे रांची से हजारीबाग माल लेकर जाना था, सीमेंट की बोरियां। मालिक ने कहा, रात में निकल जा, सुबह पहुंचा देना। अर्जुन ने हामी भर दी। वह अकेला था। ट्रक पुराना था, लेकिन लाल रंग का। उसे देखकर वह मुस्कुराया। एक दिन मेरा भी ऐसा होगा। रात के 11 बज रहे थे। NH-33 पर ट्रैफिक कम। अर्जुन ने रेडियो ऑन किया। नए बॉलीवुड गाने, स्पीड 70 की। वह गुनगुना रहा था। रांची शहर पीछे छूटा। अब जंगल शुरू। रांची बॉर्डर का इलाका। अर्जुन को लोकल ड्राइवरों ने चेतावनी दी थी, रात में अकेले मत जाना, लाल ट्रक दिखता है। लेकिन अर्जुन हंसा था। अरे भाई, मैं पटना का हूं, वहां भूत वूत नहीं डराते। अब कोहरा छाने लगा था। हेडलाइट्स की रोशनी कम हो रही थी। अर्जुन ने स्पीड कम की। दूर कोहरे में दो लाल टेल लाइट्स दिखीं। अर्जुन ने सोचा, कोई और ट्रक है। वह करीब आया। सामने वाला ट्रक भी लाल था, ठीक वैसा ही मॉडल। धीरे चल रहा था। अर्जुन ने हॉर्न बजाया। कोई जवाब नहीं। उसने फिर बजाया, लंबा हॉर्न। सामने वाला ट्रक रुक गया। अर्जुन ने भी ब्रेक मारा। अब वह करीब था। साइड मिरर में उसने देखा, ड्राइविंग सीट पर एक आदमी। चेहरा स्पष्ट नहीं, लेकिन लग रहा था थका हुआ, आंखें ढंसी हुई। हेल्पर साइड पर एक औरत, सफेद साड़ी, लंबे बाल, मुस्कुराती हुई। औरत ने शीशा नीचे किया और इशारा किया, आओ, करीब आओ। अर्जुन को अजीब लगा, लेकिन जिज्ञासा हुई। वह ट्रक से उतरा और आगे बढ़ा। सामने वाले ट्रक का दरवाजा खुला। औरत बाहर निकली। सुंदर थी, बहुत सुंदर। आंखें बड़ी, होंठ लाल। नाम क्या है तुम्हारा? अर्जुन। आओ अर्जुन, हम अकेले हैं, तुम भी अकेले हो, साथ चलो। आदमी विक्रम चुप था, सिर्फ देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द था, जैसे कह रहा हो, भाग जा। लेकिन अर्जुन रुक नहीं पाया। वह औरत के करीब गया। सरस्वती ने उसका हाथ पकड़ा। हाथ ठंडा था, लेकिन स्पर्श में कुछ जादू। मैं सरस्वती हूं, ये मेरा पति विक्रम। हम बॉर्डर हवेली में रहते हैं, चलो वहां चलें। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। वह उनके ट्रक में बैठ गया। उसका अपना ट्रक पीछे छूट गया। ट्रक चला, जंगल के अंदर एक पुराने रास्ते पर। घंटों चलता रहा। आखिरकार बॉर्डर हवेली पहुंची। अब चमकदार, नई। अंदर लाइटें जल रही थीं। पुरानी तस्वीरें दीवार पर। सरस्वती ने कहा, अब तुम यहां हो, हम तीनों, हमेशा के लिए। अर्जुन को एहसास हुआ। वह चीखा, भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद। विक्रम ने उसे पकड़ा। भागने से कुछ नहीं होगा, मैंने भी कोशिश की थी। रात भर सरस्वती ने गाने गाए, पुराने हिंदी गाने। विक्रम चुप बैठा रहा। अर्जुन रोता रहा। सुबह जब बाहर सड़क पर लोग गुजरे, उन्हें 3 लाल ट्रक दिखे। एक खाली, 2 में लोग। लेकिन केबिन में अब 3 छायाएं। और कहानी फिर शुरू हुई। अर्जुन नया ड्राइवर बना, सरस्वती के साथ। विक्रम अब पीछे बैठता। रांची बॉर्डर पर लाल ट्रक अब 3 दिखते हैं, कभी कभी। और जो पीछे चलता है वह शामिल हो जाता है। श्राप बढ़ता जाता है, कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि सरस्वती अब अकेली नहीं, उसके साथ विक्रम है, उसके साथ अर्जुन है, और जल्दी ही कोई और। रांची बॉर्डर की श्रापित सड़क आज भी बुलाती है, रात में अकेले मत जाना। अब रांची बॉर्डर की सड़क पर 3 लाल ट्रक घूमते थे। लोकल ड्राइवर उन्हें श्रापित काफिला कहने लगे थे। पहला ट्रक विक्रम चलाता था, सरस्वती उसके बगल में बैठी मुस्कुराती। दूसरा ट्रक अर्जुन चलाता, विक्रम की छाया पीछे। तीसरा ट्रक खाली चलता, अगले शिकार का इंतजार करता। लेकिन इस बार श्राप का शिकार कोई ड्राइवर नहीं था, वह थी प्रिया। प्रिया 22 साल की थी। रांची यूनिवर्सिटी में झारखंडी लोक कथाएं और आदिवासी संस्कृति पर रिसर्च कर रही थी।
उसका थीसिस टॉपिक था झारखंड की हॉन्टेड लोकेशन और उनकी सामाजिक जड़ें। उसने नेत्रहाट की चुड़ैल, तयमारा घाटी के भूत और रांची बॉर्डर की श्रापित सड़क पर बहुत पढ़ा था। प्रिया को विश्वास नहीं था भूत प्रेत पर। वह कहती थी, ये सब सामाजिक अन्याय की कहानियां हैं, औरतों पर अत्याचार की यादें जो लोक कथाओं में बदल गईं। सरस्वती की कहानी भी वैसी ही है। एक निर्दोष औरत को चुड़ैल कहा गया, जला दिया गया। उसने फैसला किया कि वह रांची बॉर्डर पर जाकर सच्चाई पता करेगी, लोकल लोगों से बात करेगी, हवेली देखेगी और अगर जरूरी हुआ तो रात भी गुजारेगी। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड रोहन था, फोटोग्राफर। दोनों एक पुरानी बाइक पर निकले, कैमरा, रिकॉर्डर, टॉर्च और प्रिया का लैपटॉप। दिन में वे बॉर्डरपुर गांव पहुंचे, बूढ़े मुखिया से मिले। प्रिया ने पूछा, सरस्वती की कहानी सच है? मुखिया चुप रहे, फिर बोले, बेटी, कुछ सवाल मत पूछो, वो नाम मत लो। प्रिया हंसी, मैं तो नाम बदलना चाहती हूं। अगर सरस्वती को चुड़ैल कहा जाता है तो मैं उसका नाम अपनी रिसर्च में वीरांगना रखूंगी। एक ऐसी औरत जो अन्याय के खिलाफ लड़ी। नाम बदलने से श्राप टूट जाता है ना? मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया। नाम में ताकत होती है बेटी, मत छेड़ो। लेकिन प्रिया नहीं मानी। शाम को दोनों बॉर्डर हवेली के पास पहुंचे। हवेली अब पूरी तरह नई लग रही थी। बाहर से चमकदार खिड़कियों से लाइट झांक रही थी। दूर से 3 लाल ट्रक खड़े दिखे। रोहन ने फोटो खींचने शुरू की। प्रिया रिकॉर्डर ऑन करके बोलने लगी, आज हम रांची बॉर्डर की श्रापित हवेली पर हैं। मैं इस औरत का नाम बदल रही हूं। अब से वह सरस्वती नहीं, वीरांगना है। तभी हवा चली, तेज, पेड़ हिले, तीनों ट्रक के इंजन एक साथ स्टार्ट हो गए। प्रिया नहीं डरी, वह आगे बढ़ी। आओ देखो, मैं तुम्हें नया नाम दे रही हूं। हवेली का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से पुराने गाने की आवाज आई। रोहन डर गया। प्रिया, चल वापस। लेकिन प्रिया अंदर घुस गई, रोहन पीछे पीछे। हवेली के हॉल में 3 लोग खड़े थे, विक्रम, अर्जुन और सरस्वती। सरस्वती सबसे आगे, उसका चेहरा गुस्से से लाल। नाम बदलने आई है? सरस्वती की आवाज गूंजी। प्रिया बोली, हाँ, तुम चुड़ैल नहीं, पीड़िता हो। मैं तुम्हारा नाम वीरांगना रख रही हूं। अब तुम आजाद हो। सरस्वती हंसी, ठंडी लंबी हंसी। नाम मेरी ताकत है, मूर्ख लड़की। जितने लोग मेरा नाम लेंगे, मैं उतनी मजबूत होंगी। तू नाम बदलकर मुझे कमजोर करना चाहती है। अब तू मेरे साथ रहेगी। प्रिया पीछे हटी। विक्रम और अर्जुन आगे बढ़े, उनकी आंखें खाली। रोहन ने कैमरा उठाया, फ्लैश ऑन किया, लेकिन फोटो में सिर्फ प्रिया दिखी, अकेली। सरस्वती ने प्रिया का हाथ पकड़ा। अब तू चौथी है, प्रिया चीखी। रोहन भागा, लेकिन बाहर दरवाजा बंद। रात भर हवेली में आवाजें गूंजी, रोना, चीखना, फिर हंसी। सुबह जब सूरज निकला, हवेली फिर खंडहर हो गई। बाहर 4 लाल ट्रक खड़े थे और सड़क पर नया लेजेंड फैल गया। अब केबिन में 4 छायाएं दिखती हैं, एक औरत सबसे आगे, 3 आदमी पीछे। प्रिया अब सरस्वती के साथ है, वह भी मुस्कुराती है। नाम बदलने की कोशिश नाकाम रही, बल्कि श्राप और मजबूत हो गया, क्योंकि अब प्रिया भी नाम लेती है, सरस्वती। हर रात, हर नए शिकार को बुलाते हुए। रांची बॉर्डर की श्रापित सड़क अब और खतरनाक है, क्योंकि अब उसमें एक पढ़ी लिखी लड़की भी है, जो समझदार लगती है और आसानी से फंसाती है। रात में अकेले मत जाना और नाम मत बदलना, क्योंकि नाम में ही श्राप है। रांची पुलिस स्टेशन में हलचल मची हुई थी। पिछले 6 महीनों में रांची बॉर्डर इलाके से 10 लोग गायब हो चुके थे। ज्यादातर ट्रक ड्राइवर, 2 टूरिस्ट और एक लोकल रिसर्चर लड़की, प्रिया अपने बॉयफ्रेंड रोहन के साथ। सबकी आखिरी लोकेशन एक ही, NH-33 का वो संकरा जंगली हिस्सा। केस हैंडल कर रहा था इंस्पेक्टर रवि शर्मा, 38 साल का सख्त अफसर। पटना से 28 साल का सख्त अफसर। पटना से ट्रांसफर हुआ था। उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसके लिए हर केस में इंसान ही गुनहगार होता है, या तो किडनैपिंग या ट्रैफिकिंग या लोकल गुंडों का काम। रवि ने टीम बनाई, 4 कांस्टेबल, 2 लोकल इन्फॉर्मर और एक ड्रोन। उसने बॉर्डरपुर गांव में कैंप लगाया। दिन में गांव वालों से पूछताछ, रात में सड़क पर गश्त। पहले दिन मुखिया से मिला। साहब, ये सरस्वती का श्राप है। लाल ट्रक, 4 लोग अब केबिन में, मत छेड़ो। रवि हंसा। बाबा, मैं पुलिस हूं, श्राप से नहीं डरता। मुझे सच बताओ, कोई गैंग है, कोई ड्रग्स का रैकेट?
मुखिया चुप हो गए। रात में रवि ने प्लेन कपड़ों में एक पुराना ट्रक लिया और अकेला रांची बॉर्डर पर निकला। उसके पास रिवॉल्वर, बॉडी कैमरा और जीपीएस ट्रैकर। रात के 1 बजते बजते कोहरा छा गया। रवि ने स्पीड कम की। दूर 4 लाल टेल लाइट्स दिखीं, दो दो के जोड़े में, जैसे 2 ट्रक एक के पीछे एक। रवि ने रेडियो पर टीम को बताया, मैं पीछा कर रहा हूं। वह करीब आया। पहला ट्रक विक्रम चला रहा था, सरस्वती बगल में। दूसरा ट्रक प्रिया और अर्जुन। सरस्वती ने साइड मिरर में देखा और मुस्कुराई। ट्रक जंगल के अंदर मुड़ गए। रवि पीछे पीछे। उसका जीपीएस सिग्नल कमजोर होता गया। आखिरकार बॉर्डर हवेली अब पूरी तरह जीवंत। लाइटें, संगीत, हंसी। रवि ट्रक से उतरा, रिवॉल्वर निकाली। पुलिस, बाहर आओ। दरवाजा खुला। सरस्वती सबसे आगे, उसके पीछे विक्रम, अर्जुन, प्रिया। सबकी आंखें खाली, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। इंस्पेक्टर साहब, आप भी आ गए, सरस्वती बोली। रवि ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रिगर नहीं दबा। हाथ सुन्न। प्रिया आगे आई। सर, मैं प्रिया हूं, रिसर्च कर रही थी। अब सच पता चल गया, आप भी जानो। रवि को खींचकर अंदर ले गए। हवेली के हॉल में पुरानी तस्वीरें थीं। अब 5 लोग, 5वीं जगह खाली। सरस्वती बोली, तुम 5वें हो, अब श्राप पूरा हो जाएगा। रवि ने आखिरी ताकत से बॉडी कैमरा ऑन किया, लेकिन बैटरी डेड। रात भर पूछताछ हुई, लेकिन उल्टी। वे रवि से पूछ रहे थे, उसकी जिंदगी, उसकी यादें, उसका डर। सुबह हवेली फिर खंडहर। बाहर 5 लाल ट्रक और पुलिस स्टेशन में रवि का ट्रैकर, सिग्नल गायब। पार्ट 14, अंतिम पार्ट। श्राप का अंत या शुरुआत? केस बंद हो गया। ऊपर से ऑर्डर आया, जंगल में खो गए, वाइल्ड एनिमल अटैक। लेकिन एक व्यक्ति था जो हारा नहीं। नाम था अविनाश महतो। वह रामेश्वर महतो का पोता था। वही रामेश्वर जिसे 1978 में फांसी हुई थी। अविनाश को बचपन से दादाजी की कहानी पता थी। उसने रिसर्च की, ब्रिटिश डायरी पढ़ी, सरस्वती का सच पता किया। वह समझ गया था कि श्राप का असली कारण है गलत नाम, गलत कहानी। अविनाश ने फैसला किया कि वह श्राप तोड़ेगा, सही तरीके से। वह एक पंडित को लेकर आया, वाराणसी से, असली वाला, जिसने कभी तंत्र नहीं, सिर्फ शास्त्र पढ़े थे। पूर्णिमा की रात, अविनाश, पंडित और 5 लोकल बुजुर्ग बॉर्डर हवेली के सामने पहुंचे। उनके पास सरस्वती की असली राख नहीं थी, लेकिन कुछ और था। कैप्टन विलियम्स की डायरी की मूल प्रति और रामेश्वर महतो का आखिरी पत्र। पंडित ने यज्ञ शुरू किया। संस्कृत मंत्र, अग्निकुंड में घी, जौ और दोनों की लिखित क्षमा डाली। हे सरस्वती देवी, तुम निर्दोष थीं, तुम्हें गलत समझा गया। तुम चुड़ैल नहीं, पीड़िता हो। हम तुम्हें क्षमा मांगते हैं। तुम्हारा नाम अब शांति से लिया जाएगा। हवा चली, हवेली हिली। 5 लाल ट्रक प्रकट हुए। केबिन से विक्रम, अर्जुन, प्रिया, रवि और सरस्वती उतरे। सरस्वती सबसे आगे, उसका चेहरा पहली बार शांत। क्षमा? उसने पूछा। अविनाश बोला, हाँ, रामेश्वर ने तुम्हें मारा नहीं था, वह एक्सीडेंट था। और ब्रिटिश टाइम की सरस्वती, तुम दोनों एक हो, नाम एक, पीड़ा एक, अब क्षमा। पंडित ने अंतिम मंत्र पढ़ा। सरस्वती मुस्कुराई, इस बार सच्ची मुस्कान। शुक्रिया। वह धुएं में बदल गई। विक्रम, अर्जुन, प्रिया, रवि भी सब धुएं में मिल गए। 5 ट्रक गायब हो गए। हवेली ढह गई, सिर्फ राख बची। सुबह सूरज निकला। रांची बॉर्डर की सड़क साफ, कोहरा नहीं। अब वहां लाल ट्रक नहीं दिखता। लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है, लेकिन अब डराने नहीं, रास्ता दिखाने। जो भटक जाए उसे सही रास्ता बता देती है। श्राप खत्म हो गया, क्योंकि आखिरकार किसी ने सही नाम लिया, क्षमा, और सही काम किया, स्वीकार। रांची बॉर्डर की श्रापित सड़क अब सिर्फ एक सड़क है, लेकिन लोकल लोग आज भी रात में अकेले नहीं जाते, क्योंकि यादें रह जाती हैं। और कभी कभी, बहुत कभी कभी, हवा में एक पुराना गाना गूंजता है, ये शाम मस्तानी। बस अब डर नहीं लगता। लगता है कोई अपना। रांची पुलिस स्टेशन में हलचल मची हुई थी। पिछले 6 महीनों में रांची बॉर्डर इलाके से 10 लोग गायब हो चुके थे। ज्यादातर ट्रक ड्राइवर, 2 टूरिस्ट और एक लोकल रिसर्चर लड़की प्रिया अपने बॉयफ्रेंड रोहन के साथ। सबकी आखिरी लोकेशन एक ही, NH-33 का वो संकरा जंगली हिस्सा। केस हैंडल कर रहा था इंस्पेक्टर रवि शर्मा, 38 साल का सख्त अफसर। पटना से ट्रांसफर हुआ था।
उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसके लिए हर केस में इंसान ही गुनहगार होता है, या तो किडनैपिंग या ट्रैफिकिंग या लोकल गुंडों का काम। रवि ने टीम बनाई, 4 कांस्टेबल, 2 लोकल इन्फॉर्मर और एक ड्रोन। उसने बॉर्डरपुर गांव में कैंप लगाया। दिन में गांव वालों से पूछताछ, रात में सड़क पर गश्त। पहले दिन मुखिया से मिला। साहब, ये सरस्वती का श्राप है। लाल ट्रक, 4 लोग अब केबिन में, मत छेड़ो। रवि हंसा। बाबा, मैं पुलिस हूं, श्राप से नहीं डरता। मुझे सच बताओ, कोई गैंग है, कोई ड्रग्स का रैकेट? मुखिया चुप हो गए। रात में रवि ने प्लेन कपड़ों में एक पुराना ट्रक लिया और अकेला रांची बॉर्डर पर निकला। उसके पास रिवॉल्वर, बॉडी कैमरा और जीपीएस ट्रैकर। रात के 1 बजते बजते कोहरा छा गया। रवि ने स्पीड कम की। दूर 4 लाल टेल लाइट्स दिखीं, 2-2 के जोड़े में, जैसे 2 ट्रक एक के पीछे एक। रवि ने रेडियो पर टीम को बताया, मैं पीछा कर रहा हूं। वह करीब आया। पहला ट्रक विक्रम चला रहा था, सरस्वती बगल में। दूसरा ट्रक प्रिया और अर्जुन। सरस्वती ने साइड मिरर में देखा और मुस्कुराई। ट्रक जंगल के अंदर मुड़ गए। रवि पीछे पीछे। उसका जीपीएस सिग्नल कमजोर होता गया। आखिरकार बॉर्डर हवेली, अब पूरी तरह जीवंत। लाइटें, संगीत, हंसी। रवि ट्रक से उतरा, रिवॉल्वर निकाली। पुलिस, बाहर आओ। दरवाजा खुला। सरस्वती सबसे आगे, उसके पीछे विक्रम, अर्जुन, प्रिया। सबकी आंखें खाली, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। इंस्पेक्टर साहब, आप भी आ गए, सरस्वती बोली। रवि ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रिगर नहीं दबा। हाथ सुन्न। प्रिया आगे आई। सर, मैं प्रिया हूं, रिसर्च कर रही थी। अब सच पता चल गया, आप भी जानो। रवि को खींचकर अंदर ले गए। हवेली के हॉल में पुरानी तस्वीरें थीं। अब 5 लोग, 5वीं जगह खाली। सरस्वती बोली, तुम 5वें हो, अब श्राप पूरा हो जाएगा। रवि ने आखिरी ताकत से बॉडी कैमरा ऑन किया, लेकिन बैटरी डेड। रात भर पूछताछ हुई, लेकिन उल्टी। वे रवि से बैजन दानन उनचिनन नानमेयमन नाबियानन नानसन Kuchana Kimashan Durkinum Surkif Egon Corsican Burnum Mini-urn Corchurikinum Surikinamin Necronatino Kudrinanum Ponadurum Dorninum Gutchidulinum Ursanadaminumon Ninaniumon Nenamin men Cortetan Surinamen Hennermin Ninarinoon Gardidi Schutzen in America Basin of Everning Dominwan that reaches shucks and a berman and in a main Canamariam Renum Nani Surdamin Canernonin Surlilun पूछ रहे थे। उसकी जिंदगी, उसकी यादें, उसका डर। सुबह हवेली, फिर खंडहर। बाहर 5 लाल ट्रक और पुलिस स्टेशन में रवि का ट्रैकर। सिग्नल गायब। पार्ट 14, अंतिम पार्ट। श्राप का अंत या शुरुआत? केस बंद हो गया। ऊपर से ऑर्डर आया, जंगल में खो गए, वाइल्ड एनिमल अटैक। लेकिन एक व्यक्ति था जो हारा नहीं। नाम था अविनाश महतो। वह रामेश्वर महतो का पोता था। वही रामेश्वर जिसे 1978 में फांसी हुई थी। अविनाश को बचपन से दादाजी की कहानी पता थी। उसने रिसर्च की, ब्रिटिश डायरी पढ़ी, सरस्वती का सच पता किया। वह समझ गया था कि श्राप का असली कारण है गलत नाम, गलत कहानी। अविनाश ने फैसला किया कि वह श्राप तोड़ेगा, सही तरीके से। वह एक पंडित को लेकर आया, वाराणसी से, असली वाला, जिसने कभी तंत्र नहीं, सिर्फ शास्त्र पढ़े थे। पूर्णिमा की रात अविनाश, पंडित और 5 लोकल बुजुर्ग बॉर्डर हवेली के सामने पहुंचे। उनके पास सरस्वती की असली राख नहीं थी, लेकिन कुछ और था। कैप्टन विलियम्स की डायरी की मूल प्रति और रामेश्वर महतो का आखिरी पत्र। पंडित ने यज्ञ शुरू किया। संस्कृत मंत्र। अग्निकुंड में घी, जौ
और दोनों की लिखित क्षमा डाली। हे सरस्वती देवी, तुम निर्दोष थीं, तुम्हें गलत समझा गया। तुम चुड़ैल नहीं, पीड़िता हो। हम तुम्हें क्षमा मांगते हैं। तुम्हारा नाम अब शांति से लिया जाएगा। हवा चली, हवेली हिली। 5 लाल ट्रक प्रकट हुए। केबिन से विक्रम, अर्जुन, प्रिया, रवि और सरस्वती उतरे। सरस्वती सबसे आगे, उसका चेहरा पहली बार शांत। क्षमा? उसने पूछा। अविनाश बोला, हाँ, रामेश्वर ने तुम्हें मारा नहीं था, वह एक्सीडेंट था। और ब्रिटिश टाइम की सरस्वती, तुम दोनों एक हो, नाम एक, पीड़ा एक, अब क्षमा। पंडित ने अंतिम मंत्र पढ़ा। सरस्वती मुस्कुराई, इस बार सच्ची मुस्कान। शुक्रिया। वह धुएं में बदल गई। विक्रम, अर्जुन, प्रिया, रवि भी सब धुएं में मिल गए। पांचों ट्रक गायब हो गए। हवेली ढह गई, सिर्फ राख बची। सुबह सूरज निकला। रांची बॉर्डर की सड़क साफ, कोहरा नहीं। अब वहां लाल ट्रक नहीं दिखता। लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है, लेकिन अब डराने नहीं, रास्ता दिखाने। जो भटक जाए उसे सही रास्ता बता देती है। श्राप खत्म हो गया, क्योंकि आखिरकार किसी ने सही नाम लिया, क्षमा, और सही काम किया, स्वीकार। रांची बॉर्डर की श्रापित सड़क अब सिर्फ एक सड़क है, लेकिन लोकल लोग आज भी रात में अकेले नहीं जाते, क्योंकि यादें रह जाती हैं। और कभी कभी, बहुत कभी कभी, हवा में एक पुराना गाना गूंजता है, ये शाम मस्तानी, बस अब डर नहीं लगता, लगता है कोई अपना है। तो दोस्तों, ये थी रांची बॉर्डर की श्रापित सड़क की पूरी कहानी। एक ऐसी सड़क जहां लाल ट्रक का कोहरा, सरस्वती की फुसफुसाहट और वो अनंत श्राप आपको आज भी रात में अकेले निकलने से रोक देता है। शुरू में सिर्फ एक ट्रक था, फिर 2, फिर 5, और आखिरकार सब शांत हो गए। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में शांत हो गए, या बस इंतजार कर रहे हैं अगले उस व्यक्ति का जो उनका नाम लेगा या उस सड़क पर अकेला निकलेगा? अब आप खुद सोचो, अगर आप रांची से पटना या हजारीबाग जा रहे हो और रात में कोहरा छा जाए और दूर से लाल टेल लाइट्स दिखें, तो आप क्या करोगे? स्पीड बढ़ाओगे या ब्रेक मारोगे? मैं तो यही कहूंगा, रात में अकेले मत जाना भाई, क्योंकि कुछ यादें, कुछ नाम कभी पूरी तरह मिटते नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि अगली हॉरर स्टोरी और भी डरावनी होने वाली है। कमेंट में जरूर बताना, क्या आप रांची बॉर्डर की इस सड़क पर कभी गए हों, या आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई हो। तब तक अपना ख्याल रखना, रात में लाइट जलाकर सोना, और हाँ, अकेले ड्राइव मत करना। मिलते हैं अगली कहानी में। ये था आपका के हॉरर। गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स, या फिर डरावने सपने।